अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दास्तान गोई ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसा फन है जिसकी तारीख गालिबन उतनी ही पुरानी है जितनी बनी नौ इंसान की। दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सर्दियों की खुश्क शामों में आग के अलाव के इर्द गिर्द बैठा जाए और लोगों को कहानियां सुनाई जाए। ये एक ऐसा फन है जो हमारी आम जिंदगी में भी हावी नजर आता है। आप भले वो हमारी पेंटिंग्स हों, हमारे अल्फाज हों, हमारे गीत हों, हमारे घर हों, हमारी वालदेन के साथ गुफ्तगू हो, या हमारे लिबास में भी हम कोई ना कोई कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। हजारों सालों से इंसान ने इस फन को वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इस फन का एक मकसद और भी है, और वो है अपने हकीकी जज्बात की अक्कासी करना। मेरे ख्याल में मुझे इस सिलसिले में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ आज जासिर शहबाज मौजूद हैं, अ, जो कि जेन जी और मिलेनियल्स के खासे मकबूल अदीब हैं, शायर हैं। इसके साथ साथ जासिर मौलम भी हैं। सोशल मीडिया पर एक खासी स्ट्रॉन्ग फैन बेस रखते हैं। तो आइए जासिर से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो जासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छुट्टी के दिन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पे बुलाया। और मुझे इतना डर था आपका कि मैंने 3 अलार्म लगाए हुए थे मुख्तलिफ औकात के, और मैं हर दफा उस अलार्म से पहले उठा होता था ये देखने के लिए कि ये मेरे से जो है वो किसी तरह मैं सोया ना रह जाऊं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मैं किसी भी दिन किसी के साथ इतवार का या हफ्ते का सुबह जल्दी का प्लान बनाऊं तो मैं अक्सर उसमें सोया रह जाता हूँ। तो मुझे ये आपका डर बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं वक्त से बहुत पहले उठ गया था। चलिए, ये तो मुझे जान के बहुत अपना आप मुझे 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 अच्छा लग रहा है ये जान के कि आपने इस पॉडकास्ट को इतनी अहमियत दी, और मेरे डर की वजह से आपने 3 अलार्म्स लगाए। अच्छा, जैसे सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये है कि आप स्टोरी टेलिंग या दास्तान गोई को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये है कि स्टोरी जो है एक हमारे जहन में एक ही चीज होती है कि कहानियां सिर्फ वही हैं जो किताबों में लिखी जाती हैं या जिन पे फिल्में बनती हैं या जिन पे हम्म। ड्रामे बनते हैं। लेकिन बात यह है कि हर चीज एक कहानी है। अगर एक इंसान है वो अपनी जिंदगी में है, वो एक कहानी है। अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है, आपको कोई वाक्य सुना रहा है, वो अपने अंदर एक कहानी है। अगर आपके सामने कोई वाक्य रूनुमा हो रहा है तो वो अपने अंदर एक कहानी है। तो जो हमारा सारा एक लिव्ड एक्सपीरियंस है वो एक एक स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर हम हैं, बाकी और कैरेक्टर्स हैं। लेकिन उसमें जो एक एलिमेंट है, जो दास्तान गोई का एलिमेंट है, उसमें मेरे ख्याल से मेरा जो उसके साथ एक ताल्लुक है वो ये भी है कि मेरी जो ददयाल का खानदान है वो गांव से है, साहिवाल से आगे गांव से। और वहां पे ये एक कल्चर का हिस्सा है कि उनके लोगों के पास शायद वहां पे मसरूफियत और तरह की होती है। खासतौर पे जब हम बचपन में थे तो वहां पे हर वक्त 5 6 7 लोग इकट्ठे बैठे होते थे। मतलब इंडिविजुअलिज्म का इतना वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई बंदा कोने में बैठ के अपना फोन यूज कर रहा है या किताब पढ़ रहा है या टीवी देख रहा है। तो जो भी एक एक्सपीरियंस होता है वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है उनका। तो वहां पे जो मेरे दादा थे वो वो मशहूर थे कि वाकया चाहे किसी और का भी हो या वाकया वो पूरे गांव को भी बताओ, बट वो जिस तरह से वो वाकया सुनाते हैं या जिस तरह से वो एक लतीफा सुनाते हैं वो एक एक कहानी के अलावा वो एक एडेड एलिमेंट है उसका। और बेशुमार किस्से, लतीफे, कहानियां जो हमने उनसे सुनी हुई है और हम आगे आगे किसी को भी वो कहानी सुनाए तो वो मजा नहीं आता। बिकॉज स्टोरी टेलिंग जो है वो एक अपने अंदर एक एक आर्ट है कि आपने किस कैरेक्टर पे एम्फेसिस करना है, कहाँ पे रुकना है, क्या चीज बतानी है। तो मुझे ये चीज बहुत एक बचपन से ही बहुत फैसिनेट करती थी कि लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। और वो कहानियों में एक बड़े मजे की चीज होती है कि किसी एक शख्स ने कहानी शुरू की है और बीच में कोई और बंदा अपना वाकया ले आता है और वो कहानी कहीं पीछे रह जाती है और वहां से कोई और वहां से कोई और, मतलब बात कहाँ की कहाँ जो है वो
चली जाती है। तो इवन जब मैंने खुद भी लिखना शुरू किया, तो वो एक एक चीज यही थी कि जो चीजें हैं वो आपको कहीं से इमेजिन नहीं करनी पड़ती। जो चीजें आपके सामने हो रही हैं, या जो वाकयात आपके सामने हो रहे हैं, या आपके साथ हो रहे हैं, या आपकी जिंदगी में जो और लोग हैं उनके साथ हो रहे हैं, वही कहानियां हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो वो इसीलिए शायद ये है कि जो भी मैं लिखता हूँ, चाहे नज़्में हों या कहानियां हों या माइक्रो फिक्शन हो, वो जो भी इंसान पढ़ता है उसको यही लगता है कि शायद वो उसके साथ ही किसी जिंदगी में किसी पॉइंट पे उसके साथ वो चीज हो चुकी है, या वो उस एहसास से गुजर चुका अ, ये जो आपने अपने दादा के बारे में बताया कि गांव में किस तरीके से सब लोग इकट्ठे होते थे, और वो जो उनका अंदाज़े बयान था वो इस तरह का, वो इतना दिलचस्प अंदाज़े बयान था कि आपने अगर वो कहानी या वो किस्सा पहले भी सुना हुआ है तो अब दोबारा सुनना चाहते हैं। अब क्योंकि आप अगर देखें कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमारा जो वास्ता पड़ता है वो सिर्फ अपने गांव वालों से नहीं पड़ता बल्कि पूरी दुनिया से पड़ता है, और सोशल मीडिया ने इस दुनिया को मजीद समेट दिया है। क्या आपको लगता है कि दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग लोगों को इकट्ठा ला सकती है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ये लोगों को इसलिए भी इकट्ठा ला सकती है क्योंकि जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो उसकी एक वो तो एक यूनिवर्सल है। हम्म। तो जैसे अगर मैं कोई चीज लिखता हूँ, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है अपने काम के बारे में, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं है कि आप किताब खरीदेंगे तो आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे है, तो मतलब उस सेंस में एक्सेस जो है वो उसका मसला नहीं कि ये किताब इस मुल्क में बिकती है नहीं बिकती हो। हम्म। तो जो मेरा काम है उसमें बहुत ज्यादा जो लोग जो उसके साथ एंगेज करते हैं वो बांग्लादेश से, इंडिया से करते हैं, पाकिस्तान के अलावा। और मुझे ये देख के इतना वो एक खुशी भी होती है, और फिर ये सोच के कि ये चीज भी होती है कि यार हमारी जिंदगियां एग्जैक्टली कितनी सेम है। और मतलब कि आप एक चीज हमें लगती है उसमें पॉलिटिकल सेंस में कि पता नहीं उधर क्या होगा, ये क्या होगा, होगा, और मतलब लोग इतने खूबसूरत तरीके से उस साथ एंगेज कर रहे होते हैं कि वो अपनी जैसे कोई चीज होगी तो उसके साथ अपने शहर की तस्वीरें उतार के लगाएंगे और नज़्मों के साथ, और वो और आपको इस तरह से एहसास होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी खानों में बट जाएं, बॉर्डर्स हो जाए, मजहब हो जाए, कास्ट हो जाए, आगे एथनिसिटी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंसान तो इंसान है। और इस चीज का मुझे एक एहसास तभी हुआ कि जब मैं बाहर गया मुल्क से अपने आगे मास्टर्स के लिए। तो वहां पे भी जो मेरे अपने दोस्तों से गुफ्तगू वगैरह होती थी, उसमें ये भी मसला है कि अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त से मुझे बात किया तो कहता है कि कोई इंसान अच्छा भला घूम रहा होगा, खुश होगा अपनी जिंदगी से, लेकिन जो ही वो तुम्हारे साथ बैठेगा वो तुम्हें अपनी कोई जो है ना वो सबसे दुखी दास्तान सुना दे। तो तो वो उससे मैंने एक ये चीज नोटिस की कि वहां पे भी जो खास तौर पे जो बच्चे थे जो ईस्ट एशियन कंट्री से आए हुए थे, वियतनाम से या फिलीपीन से या इवन चाइना से जो बच्चे थे, उनका बचपन हमारा बचपन बिल्कुल सेम था। कि भाई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप 2 दिन कंसेक्टिवली इंजॉय नहीं कर सकते, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में कैसे डायनामिक्स होती है, आपकी फैमिली से आपकी कैसी डायनामिक्स है। हम्म। और इस तरह से मुझे वो ये चीज करते करते एहसास हुआ कि देन how storytelling or how stories also make you feel part of something way bigger than you. एंड खास तौर पे जैसे मैं अगर कभी भी कोई भी चीज लिखता हूँ, तो प्राइमरीली तो उसका एक बड़ा एक खुद गर्ज सा मकसद होता है कि आप जिस चीज से गुजरे हैं या जो एहसास आपको हुआ है, या कोई भी चीज आपने देखी है जो आपके लिए कोई अहमियत रखती है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जब उसको लोग पढ़ते हैं, उसके साथ एंगेज करते हैं, उसको उसके बारे में लिखते हैं कि हमें ये पढ़ के लगा कि जैसे हमारी जिंदगी में, तो फिर आपको वो चीज महसूस होती है कि जो इवन अगर आप अकेले भी हैं फिजिकली भी, बट जो चीजें आप सोच रहे हैं, जिन एहसासात से आप गुजर रहे हैं, जिन तजर्बों से आप गुजर रहे हैं, वो उस उसी टाइम में बहुत सारे लोग उन चीजों से गुजर रहे हैं। तो वो जो आपका एक
एक तन्हाई की जो एक सेंस है वो भी उससे इस तरह से मिटना शुरू हो जाती है कि बेशक आप फिजिकली तन्हा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस से गुजरे, और वो एक काफी एक काफी अच्छा सा एहसास होता है कि सेंस ऑफ कम्युनिटी भी आपको मिलती है कि बिल्कुल। मुख्तलिफ जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर से है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से है, लेकिन उनके सोचने का अंदाज, चीज़ों को देखने का अंदाज, उनको क्या चीज़ें खुशी पहुँचाती हैं, क्या चीज़ें उनको दुःख पहुँचाती हैं, वो कितना हम्म। यकसा है। ये वही बात हो गई ना कि इन द सेंटर ऑल थिंग्स आर वन, कि जो इंसान हैं जो पूरी दुनिया में बसते हैं, भले हम में डिफरेंसेस हैं, वाकई हम सब लोग मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि घर में रहने वाले अगर दो भाई भी हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं। और जो वो डिफरेंट जो हम में डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी अक्नॉलेज करके और सेलिब्रेट करके इकट्ठे हुआ जा सकता है। और दुनिया में बसने वाले बाकी तमाम लोग, अ, वो भी इंसान ही हैं, एलियंस नहीं हैं, और हम लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, और पता तभी चलता है जब आप एक दूसरे से बात करते हैं। अब मैं आती हूँ एक और सवाल की तरफ, जो कि बहुत पूछा जाता है, और वो ये है कि क्या क्रिएटिविटी या तख्लीकी सलाहियत का गम से कोई ताल्लुक है? अम, और अगर हम ये कहें कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसेस आम लोगों की के मुकाबले में ज्यादा होती हैं, वो हर जज्बे को ज्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं, तो इस हिसाब से तो तख्लीकी लोगों को ज्यादा खुश भी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोग खुश रहने दें तो बेचारे खुश होना। तो एक आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है, उससे मैं इस तरह से एग्री करता हूँ कि जो गम है या खुशी है, उन दोनों का एहसास बड़ा मुख्तलिफ होता है। कि जब आप खुश होते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपने से बाहर की तरफ चला जाता है। कि हम्म। जैसे कि आपको कोई चीज पसंद है, आपने वो खाई, आप उस चीज का लुत्फ ले रहे हैं, आप और आपका मूड अच्छा हो गया है, आप अच्छी चीजों में फोकस कर रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि अच्छा मैं आज कोई मूवी देखने जाऊं, आप दोस्तों से मिले, आपका दिन अच्छा गुजरा, तो आपका जो वो एक ख्यालों का तसलसल है जो अपने अंदर हमारे चल रहा होता है, वो आपका रुक जाता है फॉर द टाइम बीइंग जब आप खुश होते अच्छा। हैं। गम का ये है कि गम हमें एक जिंदगी को देखने का एक थोड़ा सा एक स्लो पेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देता है। हम्म। कि जैसे मैंने खास तौर पे चीज नोटिस की है कि जब मैं खुश होता हूँ तो ठीक है, मैं खुश होता हूँ, और ये मैं एक बहुत एक एफर्ट भी करता हूँ कि मैं खुशी वाली चीजें भी लिखूं, कि जो चीजें मुझे खुशी देती हैं मैं उनके बारे में भी लिखूं, मैं उनको एक्नॉलेज भी करूं। लेकिन जब आप उदास होते हो तो आप जिंदगी को एक बड़ी गहरी नजर से देखते हो, कि चीजों की एक जो आपस में ताल्लुक है, लोगों का, चीजों का, रिश्तों का, वो आप पे अया होता जाता है। और फिर कई दफा एक मसला ये भी होता है कि एक इंसान है, उसने कोई वो एक दफा इस स्टेट में चला गया है, और उसने ये देख लिया कि भाई उस स्टेट में जाने से मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा रिफाइंड हो जाता है, या मैं चीजों को ज्यादा गहरी नजर से देख सकता हूँ। तो फिर वो अपने ऊपर वो स्टेट इम्पोज भी करना शुरू कर देते हैं हम्म। कि आप खुद प्रेफर तो नहीं, बट अनकॉन्शियसली आप ये चाहते हो कि आप उदास हो ताकि आप उस स्टेट में जाओ। कई दफा मेरे साथ ये होता है कि मेरा बहुत दिल कर रहा है कोई नज्म लिखने का और मेरे जहन में अड़ी हुई है, लेकिन मैं उतना उदास नहीं हूँ जितना मुझे उसको मुकम्मल करने के लिए हम्म। होना चाहिए। तो एक तो ये पहली चीज है। दूसरी बात जो आपने की वो बहुत बहुत ही एक सही बात है कि अगर आपकी सेंसेस जो है, वो सेंसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो फिर आपको खुशी और गम दोनों का एहसास जो है वो ज्यादा होना चाहिए। उसमें ये है कि जैसे मैं अक्सर अपने अम्मी को कह रहा होता हूँ कि मुझे छोटी छोटी चीजें अगर तकलीफ देती हैं तो मुझे छोटी छोटी चीजों से बेपनाह खुशी भी होती है।
जो शायद बाकी लोग नोटिस भी ना करते हो। जैसे मेरी खुशी बहुत अजीबो-गरीब चीज़ों पे होती है कि भई अगर मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ तो अगर सारे इशारे खुले हुए थे तो मुझे लगता है कि बहुत कोई बड़ा एक साइन था एंड और मैं चाहूँगा कि मैं उसको सेलिब्रेट करूँ, कि मैं कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का खाऊँ या कोई अपनी मर्ज़ी का गाना सुनूँ क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा था कि सारे इशारे खुले हुए थे। हम्म, या रेडियो पे अगर कभी मेरी पसंद का गाना खुद ब खुद लग जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक बड़ी खुशी है, कि पूरी कायनात ने जो है वो कॉन्स्पायर करके वो एग्ज़ैक्टली वो गाना चलाया है जो आप सुनना चाहते थे। लेकिन उसका एक एक मसला क्या है कि खुशी पे हम ड्वेल ऑन नहीं कर पाते। हम्म, जो खुशी का एहसास है, उसके लिए कुछ ना कुछ होना होते रहना चाहिए आपके साथ, आपको खुश रहने के लिए। लेकिन उदासी के लिए ये कि आपके साथ कोई एक दफ़ा भी ये चीज़ बुरी हो गई है ना एंड बाय द टाइम आपके साथ कुछ और अच्छा नहीं होता, आप ठीक-ठाक उदास रह सकते हैं। सिर्फ़ उसकी उसकी मेमोरी में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही सिर्फ़ तब हैं जब वो उदास होते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें पढ़ना ही नहीं चाहते जो लोग खुशी में लिखते हैं। क्योंकि खुशी में तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो जाके किताबें पढ़े। तो जो बिल्कुल। डिमांड है वो भी ज़्यादा जो है वो अ, गमगीन चीज़ों की है। और मेरे ख़्याल से कि एज़ अ राइटर या एज़ अ क्रिएटिव पर्सन फॉर पिछले चंद सालों से मैं ये एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ कि मैं अपने आप को सिर्फ़ नज़्म की खातिर या सिर्फ़ एक चीज़ लिखने की खातिर अपने आप को स्पाइरल डाउन ना करूँ। हम्म, या मैं अगर किसी बहुत एक्सट्रीम उदासी में हूँ या बहुत एक्सट्रीम गम में हूँ तो मैं उसमें उस चीज़ को ना लिखूँ। और और जो है कि अगर कोई चीज़ हुई भी है बहुत अ, जो जिसने मुझे बहुत मायूस किया है, तो मैं उसके बारे में तब लिखूँ जब कम से कम मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ गया हूँ। क्योंकि उसमें सारी ये चीज़ भी है कि मेरे ख़्याल से जो लिखारी होता है, उसपे कुछ हद तक एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपके काम का पढ़ने वालों पे किस तरह का असर होगा। बिल्कुल। कि कि जैसे मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि वैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको एक सतही अ, हद तक आपको वो चीज़ आप पे असरअंदाज़ होती है। बेशक आपको खुशी दे या दुःख दे या आपको सोचने का मौका दे। लेकिन जब आप खुद बहुत एक वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, या खुद आप किसी चीज़ से गुज़रे होते हैं, तो तब आपके ऊपर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। हम्म, तो अब मुझे इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि हो सकता है मैंने कोई चीज़ लिखी है और मैं फिर उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल गया हूँ। लेकिन वो चीज़ जब कोई शख्स पढ़े जो उस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो ये ना हो कि वो उसको और उसमें धकेल दे। तो बिल्कुल। दिल तो बहुत करता है कि इंसान बैठ के सबसे दुखी नॉवल लिख दे क्योंकि इतना आपके पास ज़ख़ीरा होता है दुखों का। लेकिन मेरे ख़्याल से वो आपको खुद भी एक बहुत एक तो तकलीफ़देह एहसास तो है लिखने वाले के लिए भी, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी वो एक आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बन जाता है कि जो हम काम करते बिल्कुल। हैं, चाहे वो हमारी नौकरियाँ हों, चाहे वो हमारी गुफ्तगू हो, चाहे हमारा क्रिएटिव काम हो, कहीं न कहीं वो हमारी अ, रिफ्लेक्शन होता है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, हमारा मूड किस तरह का है। तो वो और फिर इतने लोगों की कहानियाँ हमने देखी जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए उनके काम को। लेकिन कई दफ़ा मुझे बैठे-बैठे ऐसे इतना एक इतना दुःख होता है मुझे बैठे-बैठे कि काश इन लोगों ने ये सब काम ना किया होता बट वो ज़िंदगी में खुश होते। तो वो एक चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। कोई भी लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन, कोई भी चीज़ जिसको ठीक है बाद में लोग बहुत एप्रिशिएट करें। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी अपनी वेल बीइंग है। हम्म, तो मुझे तो यही होता है कि जो है एज़ अ राइटर भी कि आप हर एहसास के बारे में लिखें। आप चीज़ों को शुगर कोट ना करें। आप लोगों को ये ना कहें कि आपको हर वक़्त खुश रहना चाहिए या हर चीज़ में खुशी ढूँढनी चाहिए। लेकिन
24 घंटे का गम भी तो किसी की जिंदगी में नहीं होता, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए। तो जो हमारी अपनी जिंदगियों में खुशी है, जितनी भी है, हमें उसके बारे में भी लिखना चाहिए, कि पढ़ने वालों को भी ये उम्मीद रहे कि अगर हालात खराब होते हैं तो बेहतर भी होते हैं। अगर हम से चीज़ें चली जाती हैं तो हमें नई चीज़ें मिल भी जाती हैं, नए लोग मिल भी जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ओवर फ़ोकस करना गम पे। लेकिन वो मेरे ख्याल से वही एक डिमांड सप्लाई का मसला है। जब आप कम डिमांड करेंगी दुखी नज़्में, तो लोग कम दुखी नज़्में लिखेंगे। ये तो बिल्कुल आपने जो आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी और डेवलपमेंट, वो मेरे ख्याल में वो भी दैट्स आल्सो कमिंग टू प्ले। यहाँ पे एक बात जो आपने कही कि जब इंसान गम की कैफियत में होता है और बिल्कुल गम में डूबा हुआ होता है, क्योंकि गम के भी मुख्तलिफ अदवार होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। तो जब आप बिल्कुल उसकी पहली स्टेज पर हैं और बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं, तो उस वक्त आपको नहीं लिखना चाहिए। और इससे मुझे एक बात याद आई कि एक वर्कशॉप के अंदर एक राइटर ने ये कहा था कि ऑलवेज राइट फ्रॉम द स्कार, नॉट फ्रॉम द वुंड। तो जब आप उस सिचुएशन से आपके इमोशंस बाहर आ चुके हैं और आप उस चीज को ऑब्जेक्टिवली बर्ड्स आई व्यू से आप उसको देख सकते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है, तो वो लिखने का बेहतर वक्त होता है। अच्छा, अब एक और बात की तरफ आती हूँ, और अब वो जो आपने अभी बात कही वो भी उसी से निकल रही है, और वो ये है कि जिस तरह हमारे सामने फैज साहब की भी मिसाल है कि फैज साहब ने अ, जिला वतनी का जिक्र किया। उन्होंने सकूत ढाका पे, जाहिर बात है कि पाकिस्तान में एक बहुत गम था लोगों में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मांग में वो उसका जिक्र करते हैं, और भी जो गम हैं, सऊबतें हैं, उनके बारे में फैज साहब ने लिखा। और उनकी अपनी जिंदगी भी कभी जेलों में रहे, कभी मुल्क से बाहर रहे, बहुत कुछ देखा उन्होंने। लेकिन उनकी भी तमाम शायरी में हमें हमेशा एक उम्मीद का, खूबसूरती का पैगाम नजर आता है, जो फैज साहब के कलाम में बहुत अया है। और मेरे ख्याल में शायद ये भी एक वजह है कि वो किस तरीके से सब लोगों के साथ रेजोनेट करता है। आपके काम में भी जो, जिस तरह आपने कहा ना कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स ग्रीन मिले तो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा दिन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। या जब आपको आपकी मर्जी का गाना रेडियो पे प्ले हो रहा होता है तो आपको लगता है बहुत अच्छा है। आपके काम में भी हमें नजर आता है कि जो जिंदगी की छोटी चीजों में खुशी है या जिंदगी की छोटी चीजों में खूबसूरती है, वो एक मोटिवेशन नजर आती है आपके काम में। अब कहीं आपको लगता है कि वो जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, खुला तजाद तो नहीं है कि जो हमारे जहन में एक साउथ एशियन राइटर्स और पोइट्स का एक इमेज है, ये उसके कुछ बरक्स है फैसा आपको निकाल के? उसमें मेरे ख्याल में ये चीज़ है कि हमारे यहाँ तो खुश रहने को ही एक बुरी चीज़ समझा जाता है। कि अगर आप अपने अब अगर आप अपने बलबूते पे खुश हैं, या अगर आप अपनी खुशी का कुछ सम्मान करना चाहते हैं, तो उसको एक इंतहाई वल्गर हरकत समझा जाता है। कि कोई भी जो चीज़ है उसका कोई मकसद होना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में। कि जी। अगर आपने कहीं जाना है तो अभी ना जाओ, शादी के बाद जाना। आपने ये करना है तो अभी ना करो, जब सारे आ जाएँगे तब कर लेना। और ये चीज़ मुझे अभी तक इतनी एक मज़े का ख़ेज़ लगती है कि मेरे दोस्तों में या मेरी फैमिली में, उनको अभी तक ये चीज़ इतनी अजीब लगती है। अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं अकेला जा रहा हूँ, कि मैं मूवी देखने अकेला जा रहा हूँ, हम्म। मैं कहीं घूमने अकेला जा रहा हूँ, खाना खाने अकेला जा रहा हूँ। तो उसमें वो एक क्या चीज़ है कि अब ज़ाहिर-सी बात है, मुझे वो चीज़ खुशी देती है तो मैं उसको कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल। इतना तो मुझे नहीं है कि मैं घर से स्पेशल उठ के किसी दुःख की तलाश में निकलूँ। तो उसमें ये है कि हम एक तो एक्टिवली डिस्करेज करते हैं लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगियों में खुशी को ना परस्यू करें, और चीज़ों को परस्यू करें कि आप के पास पैसा कितना है, आप कामयाब कितने हैं, आपकी बाकी चीज़ें कितनी। तो जो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आई, मेरे ख़्याल से अभी बैठे-बैठे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ आपसे बात करते हुए, कि शायद शायद ये जो चीज़ थी वो इस वज़ह से थी कि बहुत ज़्यादा जो हैं बहुत करीबी लोगों को मैंने
दुनिया से जाते देखा बिल्कुल अचानक से। हम्म, और फिर जब मैंने उनकी ज़िंदगियों को देखा एज़ अ स्टोरी, एक कहानी की शक्ल में, तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो कैरेक्टर है, इसके कितने प्लान्स थे ग्रैंड खुशी के, कि एक हम सबके ज़हनों में एक बड़ी माइलस्टोन खुशी होती है कि ये मैं कर लूँगा तो इस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, या मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ। और उन सबके प्लान्स थे, हर किसी के होते हैं कि हर हमेशा हमारा कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है कि ये चीज़ ज़िंदगी में हो जाए या होनी चाहिए। और वो सब जो प्लान्स थे वो अब किधरे किधरे रह गए, क्योंकि मौत तो आपको पता है किसी का जो है वो नहीं एहतराम करती, ना किसी की ख्वाहिश का, ना किसी की मर्ज़ी का। तो फिर कुछ देर के लिए मुझे लगा कि फिर इन लोगों ने तो कुछ नहीं ज़िंदगी में देखा अच्छा। जैसे पाकिस्तान में एक एक्सप्रेशन होता है कि बच्चियां दी खुशी भी नहीं वेखी। तो मतलब हम्म, वो कि अगर किसी का इंतकाल जो है वो अपने बच्चों की शादी से पहले हो जाए, तो उनको लगता है बिल्कुल। कि इनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेसमर गुज़र गई। चाहे वो महीने बाद ही जो है वो उनकी सबसे बड़ी टेंशन का बाइस ही बच्चों की शादी हो। और लेकिन बच्चों की वो और शादी का भी जो कहा जाता है कि बच्चों की खुशी, कि क्या खुशी जो है वो सिर्फ शादी ही है, बच्चों की और खुशियां भी हो सकती हैं जो गालिबन खुशियाँ भी उन्होंने ज्यादा होती देखी हो। हैं। हाँ। तो वो एक आपको मुझे कुछ ऐसे लगा कि शायद फिर इन लोगों ने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, और मुझे उन पे थोड़ा तरस भी आया कि ज़िंदगी कितनी बेरहम है, कि इंसान क्या कुछ बर्दाश्त करता है ज़िंदगी में, कितनी-कितनी तकलीफ़ें सहता है, अच्छे वक़्त के इंतज़ार में कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर जब थोड़ा वक़्त गुज़र गया और चीज़ें थोड़ी सँभल गईं, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि खुशी तो वही थी जो उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट। जैसे मैं हम्म, जैसे मेरे अब्बू जो थे, तो उनको किस चीज़ की खुशी होती थी कि अगर बारिश हो जाए बाहर, तो कहते थे कि आज मैंने दफ्तर नहीं जाना। और जो है इस तरह की चीज़ों में खुशी, फिर वो सबको इकट्ठे बिठा के उनका मतलब जो सबसे पसंदीदा काम था वो था कि लतीफ़े सुनाना, या मतलब सब कि उनका एक उनके ज़हन में जो वक़्त का सबसे बेहतरीन मसरफ़ था वो ये था कि सब लोग बस इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। और 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 फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में जो कि ज़िंदगी गुज़ारने का या ज़िंदगी को नापने का जो एक हमारा तरीका है, वो एक हम उसको इस तरह से नहीं नाप सकते कि आप पैदा हुए और जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, तो इसमें आपने क्या-क्या बड़ी चीज़ें अचीव की। कि ये एक बहुत गलत तरीका है ज़िंदगी को नापने का। अगर इस तरह से हम देखें तो हमें लगेगा कि भई बहुत सारे लोगों ने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो हम्म, फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है या खुशी जो है वो वही है जो छोटी-छोटी चीज़ों से हमें होती है, जिनकी किसी दूसरे के लिए कोई वैल्यू ना हो। और ये बिल्कुल। चीज़ मुझे इतनी एक 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 चीज़ मुझे अब ये चीज़ इतना एक ये खूबसूरत एहसास लगता है कि वो चीज़ें जिनसे आपको खुशी हुई है, लेकिन वो एक पब्लिकली एक्नॉलेज्ड खुशी है। कि आपने ग्रेजुएट किया, या लेट्स से आपकी जॉब है या आपकी शादी है या कोई कोई भी और चीज़ है जो आपने की है, जो आप पब्लिकली लोगों से शेयर कर रहे हैं जिसकी न्यूज़। तो वो एक्सपीरियंस सब लोगों में बँट जाता है कि आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो उसमें ऑब्वियसली आपके टीचर्स की भी कंट्रीब्यूशन है, आपके पेरेंट्स की भी है, उन लोगों की भी वो खुशी है और सबको पता है कि आपने ये काम किया। बट जो प्योरेस्ट ऑफ जॉय है वो उन चीज़ों से आता है जो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही बेमायनी चीज़ हो। कि अब जैसे मैं अगर कभी बाहर जा रहा हूँ और वो मैं देखूँ कि चाँद बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे वो इतनी बेपनाह खुशी देता है वो सिर्फ़ वो चीज़, उसको चाँद को जो है वो देखना। या आप बिरयानी ऑर्डर करें और वो आपकी मर्ज़ी की जो है बोटी खुद ही से डाल के दे दें। तो वो वो ये चीज़ है कि उस खुशी का मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि भई कि ज़िंदगी को जब मैं अपने ज़हन में अ, उसको नापता हूँ, तो ये चीज़ें वो हैं जो कोई और नहीं गिनेगा बिल्कुल। कि इसके कि इस इंसान ने ज़िंदगी में ये खुशी देखी। तो ये चीज़ें अगर मैं भी गिनना छोड़ दूँ, तो फिर तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा।
तो इसलिए जो है मेरे काम में एक एक ये चीज़ है कि जो आपको जो भी चीज़ है, एक मेरी नज़्म है जिसमें जो बहुत एक उदास नज़्म है और उसमें वो उदासी क्यों है कि मेरा जो फ़ेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर था वो सुपरमार्केट में ख़त्म हुआ हुआ था। तो मेरा जो काम है वो उसका जो भी एक कॉन्ट्रिब्यू तख्लीकी कॉन्ट्रिब्यूशन हो, लेकिन उसमें जो मेरा एक मकसद है या जो मेरी उसमें एक जेन्युइननेस है अपने साथ, वो ये है कि जो भी चीज़ आपको खुशी या गम देती है, आप उसके बारे में लिखें। और वो मज़े की बात ये है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ें खुशी देती हैं जो बाकियों के लिए बेमायनी हैं, लेकिन वो सिर्फ़ हमारे इर्द-गिर्द लोगों के लिए बेमायनी होती हैं। जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह सोचते हैं, कि जिनको वाक़ई ये चीज़ें खुशी देती हैं कि चाँद किस तरह का है, फूल किस तरह के खिले हुए हैं, आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर है या नहीं है। और फिर बिल्कुल। आपको एहसास होता है कि इंसान अपने ऊपर इतने एक खोल चढ़ाता है, इतना फ़लसफ़ी बनता है और ये चीज़ मुझे इसलिए भी बहुत एहसास होता है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो होती है थोड़ी बड़ी एज के लोगों के साथ। कि मेरे अपने पेरेंट्स के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी। जी। फिर मेरे दादा के साथ, नानी के साथ, खाला के साथ, मामू के साथ, फिर कॉलीग्स जो हैं। तो उससे मुझे चीज़ होती है कि यार ऐसे अगर हम इन लोगों को देखें, ये कितने सीरियस लगते हैं और ज़िंदगी में इन्होंने ये देखा है और वो देखा है। वो लोगों के बारे में मशहूर होता है ना कि भावें कुछ भी हो जाए, पाएँ ना कदी नहीं करेंगे। तो ये है, वो है। पर जब आप उनसे बात करोगे और वो उनकी कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतनी एक इनोसेंट सी चीज़ होगी और हुँ। वो उनके लिए इतना एक मायने रखती होगी और फिर मुझे एहसास होता है कि इंसान जो है, वो कभी बड़ा नहीं होता। कि जो आपकी रूह है, उसको वही चीज़ें खुशी देती हैं जो किसी भी बच्चे को खुशी देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे के जो एहसासात होते हैं, वो बिल्कुल प्योर होते हैं। कि उसने भी सीखा नहीं होता कि मैंने चीज़ों के लिए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है। कि आपने देखा होगा कि बच्चे कोई जैसे वो बच्चों को लगता है कि अगर कोई बंदा कहीं बाहर गया है घर से, तो कई बार उनको लगता है कि अभी शायद कभी वापस नहीं आएगा। कि ये चला गया और वो उस पे रोना-धोना शुरू कर देते हैं। ओके। या उनके वो टॉयज़ का उनको लगता है कि ये ज़िंदा है या वो हुँ। तो वो सॉरी सो वो वाली चीज़ है कि जो इवन लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमारी जो बिल्कुल एक चीज़ें होंगी ना जो बिल्कुल हमारी अपनी होंगी, वो इतनी मासूम सी होंगी मतलब वो ख्वाहिशात इस तरह की नहीं होंगी कि मैं आपकी इस तरह की मेरा मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इस तरह की ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया की जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं? या नहीं आप जब पाकिस्तान की बन सकती हैं तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया को भी है, क्यों आप पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, हाँ। हाँ, ये तो है। तो वो उसमें ये है कि इंसा जो जो लोगों की चीज़ें जैसे मेरी अम्मी जो हैं वो एक चीज़ है जो उनका जो एक फ़ेवरेट मेमोरी है बचपन की वो ये है। तो आई थिंक उनके अब्बू जो हैं वो एक पॉकेट वॉच पहनते थे और वो हुँ। आके उसको एक ऊँची जगह पे लटका देते थे। तो कहते हैं कि पॉकेट वॉच ना एक दफ़ा खराब हो गई। तो उनके अब्बू ने कहा कि ये बताए कि इसको किसने खराब किया है, तो मैं उसको इनाम दूँगा। अब जो बड़े बहन-भाई थे उनको तो पता था कि भई ये एक ट्रैप है, तो मेरी अम्मी सबसे छोटी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने खराब की है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपका हाथ तो वहाँ तक नहीं जा सकता, जहाँ पे पॉकेट वॉच लटकी होती है। हुँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेज़ रख के तो उसको खराब किया। उन्होंने कहा अच्छा मेज़ रख के तो आप मुझे दिखाएँ। तो वो उन्होंने मेज़ रखा और वो उस पे खड़ी हुई और फिर भी उनका हाथ वहाँ तक नहीं गया। काफ़ी छोटी थी गालिबन 3 साल की होंगी। तो वो उनकी ज़िंदगी का एक सबसे जो एक फ़ेवरेट मेमोरी है, वो ये है। अब मुझे लगता है कि उसमें कितनी आपकी एक मल्टीपल मासूमियत शामिल है कि एक तो इस बात बिल्कुल। पे यकीन रखना कि आपके माँ-बाप आपको ये कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई चीज़ खराब की है तो मैं तुम्हें इनाम दूँगा। और फिर टेबल हाँ, पे खड़े भी हो जाना ये सोचते हुए कि मेरा हाथ शायद वाक़ई उस तक पहुँचता होगा। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में एंड पे जो चीज़ें मैटर करती हैं वो इतनी इतनी छोटी-सी होती हैं और लेकिन वही एहसासात हैं जो हम हमारी ज़िंदगियों को डिफाइन भी करते हैं। अ,
ये आपने बहुत खूबसूरत याद शेयर की अपनी वालिदा की। और मैं नाजरीन को बताती चलूँ कि मैं जासिर की वालिदा की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और जो मेरे जहन में उनका इमेज हमेशा से था और है, वो यही है कि वो बहुत प्रोफेशनल और एक डिसिप्लिनेरियन किस्म की प्रोफेसर थी। अब जब वही बात, जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया होता है और हमें लगता है कि ये बहुत सीरियस हैं। हम उनको ह्यूमनाइज नहीं करते, हम ये नहीं सोचते, हमने उनको एक ऐसे पेडेस्टल पे रख दिया होता है, एक सिंहासन पे बिठा दिया होता है कि हमें ये नहीं लगता कि ये इनकी जिंदगी में इस तरह के हल्के फुल्के लम्हात भी होंगे। तो जो आपने बात कही वो आपने अभी मुझे आपने मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा सबक दिया और वो अभी क्लियर हो गई है एट दिस पॉइंट। अब मैं आती हूँ आखिरी सवाल की तरफ, और वो ये है कि आपको खाने पकाने का बहुत शौक है। खाना खाने का शौक तो मेरे ख्याल में इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि आपने आइसक्रीम फ्लेवर की बात की। और जो भी वो सारा कुछ है, किस तरीके से गम एसोसिएटेड है खाने के साथ, किस तरीके से खुशी एसोसिएटेड है खाने के साथ। खाना बनाने को हमारे यहाँ एक बड़ा ही डोमेस्टिक किस्म का काम समझा जाता है। एक तो डोमेस्टिक किस्म का, और दूसरा ये भी कि ये काम सिर्फ औरतों के करने का है। आप बताइए कि खाना बनाने में क्या आपका खाना खाने का शौक ही है जो बेसिक आपको लगता है, कि आपको लगता है कि इस प्रोसेस के साथ आपकी कोई खुशी एसोसिएटेड तो उसमें पहली चीज तो ये है कि खाना बनाने का ताल्लुक खाना खाने से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप है? कोई भी चीज बनाएं तो आपकी इतनी लाहौर में तो खास तौर पे गर्मियों में इतनी मत बच जाती है कि आपका खुद खाने का दिल ही नहीं करता उसको। तो उसमें मेरे ख्याल में एक चीजें होती हैं जो हम जिंदगी में वैसे ही कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे कि हम ये क्यों कर रहे हैं या ये हमें क्यों खुशी दे रही हैं। लेकिन आपसे भी बात करते करते मेरे जहन में ये एहसास आया कि खाना पकाने का जो एक शौक तो मुझे खैर उस तरह से कभी नहीं था बहुत ज्यादा खाना पकाने का। लेकिन वो चीज थी कि मेरी जो अम्मी के साथ मेरी एक बहुत विविड मेमोरीज हैं। कुछ मेमोरीज होती है ना जो आपको बातें याद होती हैं, कुछ मेमोरी होती है जिनकी आपके ज़हन में एक इमेजरी होती है कि वो किस तरह की थी। और वो ये है कि वो ज़्यादातर हमारी किचन की हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो प्रोफ़ेसर थीं, पढ़ाती थीं। तो वो जब उन्होंने होमवर्क करवाना होता था, तो वो इतना इतना वक़्त नहीं होता था उनके पास कि वो एक डेडिकेटेड टाइम में बिल्कुल। हमें होमवर्क करवा सकें। तो उनको होता था कि साथ-साथ किचन में काम चलता रहे और साथ-साथ। तो जो मेरा बड़ा भाई था वो काफ़ी शरीफ सा इंसान है, तो उसको वो कमरे में बिठाती थी कि तुम होमवर्क करना। तो मेरा उनको पता था कि ये बच्चा तो 1 सेकंड नहीं फ़ोकस कर सकता किसी चीज़ पे। तो मुझे कहती थी कि आप मेरे पास आके जो है ना वो पीढ़ी होती है जो, उस पे जी जी। बैठ जाओ। तो वो मैं उनके पास बैठा, साथ-साथ हम बातें करते रहते थे, साथ-साथ वो अपने काम-शाम करते थे। और मुझे लगता है कि वो मेरा और मेरी अम्मी का बॉन्ड था जो उनका किसी और के साथ नहीं है। और वहाँ पे हम बहुत बातें करते थे। और जब आप किचन में होते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप एक अपने एजिटेटेड तो आप होते हैं ऑब्वियसली, गुस्सा आपको बहुत हाँ। जल्दी आ जाता है। लेकिन आप एक एक बड़ा एक आप एक ऑल्सो बड़ी एक नेचुरल ज़ोन में भी होते हैं। फिर जैसे मैंने देखा है कि जब मैं खाना बना रहा होता हूँ तो जो हमारे घर में काम करती हैं, जब वो किचन में मेरे साथ बात करती हैं तो उनका और डायनामिक्स होते हैं। वो ऐसे लगता है बिल्कुल। कि जैसे हम एक सेम दोस्त हैं या कॉलीग्स हैं। बहन-भाई हैं, कॉलीग्स हैं। तो वो एक बड़ी फ्रैंकनेस के साथ, और वो जब डाँट भी देंगे मुझे कि वेख प्याज सड़दे पए ने, ये वो। जब किचन से हम बाहर आते हैं तो वो एक डायनामिक्स शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम्म। इस तरह मुझे लगता है कि कि जो मेरी और मेरी अम्मी का जो किचन में टाइम होता था वो इसलिए भी मुख्तलिफ होता था कि उसमें हम जैसे वो खाना पकाते-पकाते मुझे चीज़ें टेस्ट भी करवा रही हैं और इस तरह की चीज़ें बातें भी करनी है, अपनी कॉलेज की हम्म। स्टोरी सुना रही हैं कि आज ये हुआ, ये हुआ, वो। और एक मज़े की बात ये है कि मैंने आज तक खाना पकाना नहीं सीखा, अच्छा। और मैंने किसी चीज़ की रेसिपी कभी नहीं उस तरह से फ़ॉलो की या देखी कि इसको कैसे एक सिर्फ़ मेरे ज़हन में एक इमेजरी होती है कि इस ये प्रोसेस था इसको पकाने का।
तो मुझे याद है कि जब मैं बाहर गया पढ़ने, तो वहाँ पे ज़्यादा खाना बनाना शुरू किया। वहाँ पे हमारा एक दोस्तों का ग्रुप था, 10-12 लोगों का, और उसमें रोज़ एक बंदा डिनर बनाता था सबके लिए। तो कुकिंग तो सबको नहीं आती थी, 3-4 लोगों को आती थी, तो बाकी लोग वैसे हेल्प करते थे, किसी ने बर्तन धो दिए, किसी ने। हम्म, और वो सादगी एक इतना खूबसूरत एक एहसास था कि आपने खाना बनाया है, और फिर वो सब लोग पूरे दिन के थके हारे अपने घरों से दूर, वो जब खाना खाते थे तो उनको लगता था कि दुनिया में इस खाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उनका वो इतने एक शुक्रगुज़ार होते थे, और वो हम्म, मतलब एक एक ये चीज़ है ना कि खाने को हम वालिदैन से भी एसोसिएट करते हैं, कि वालिदैन का जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को फीड करना है। बिल्कुल। फ्रॉम द टाइम जब जब वो खुद से खाना नहीं खा सकते, टिल द टाइम दैट उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो जब उनको खाना हम बनाते थे और वो खाते थे, तो वो बच्चे जिनको कुकिंग नहीं आती थी, तो उनको ये लगता था कि जैसे हमारे वालिदैन हमारा ख़्याल रखते हैं, वैसे क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में आपने बिल्कुल ही सही बात की, जब तक पाकिस्तान में मैं था, मुझे भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि किसी के लिए खाना बनाना एक एक्ट ऑफ लव है, एक एक्ट ऑफ बिल्कुल। अफेक्शन है, एक एक्ट ऑफ केयर है। मतलब हमारे तो यहाँ पे था कि भई ये तो एक बंदे का काम है घर में, कि वो हमारी अम्मी खाना बनाती थीं, उसके बाद जब उनकी तबीयत इजाज़त नहीं दी दी उनकी सेहत ने, तो वो एक खातून है जो खाना बनाती थीं। हम्म, तो एक इंसान है, इसका काम है खाना बनाना, वो कोई हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि भई एक तो खाना बनाना, और दूसरा ये कि उस खाने को सही बनाना। कि हमारे घर में हम्म, सबसे ज़्यादा खाने में मेरे नखरे होते थे, कि ये अंडा नीचे से कच्चा रह गया है, ये देखिए स्लाइस सही नहीं हम्म, टोस्ट हुआ, ये कबाब कच्चा रह गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि भई खाना आप कई दफ़ा आपके बे क्योंकि मुझे कई बार लगता था कि मैं अम्मी को कहता था कि आपने ये दिल से नहीं बनाया ना, इसलिए अंडा सही नहीं बना, कि आप जल्दी में थी कि बस मैं इन्हां नूं मगरों लावां। हम्म, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि एक तो खाना किसी के लिए बनाना ही बहुत बात है, और बिल्कुल। फिर ये कि कोई बंदा भी जानबूझ के खाना नहीं खराब करता। कि जो बंदा भी आग के हम्म, आगे खड़ा है या उस खुआरी से गुज़र रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये खाना खराब हो। खाना बिल्कुल। खराब हो जाता है। जैसे कहानियाँ लिखते-लिखते उनका कोई भी स्टोरी का एंड निकल आता है जो आपने नहीं सोचा होता। तो खाना हम्म, भी, और मैं तो खाना पकाता भी इसी एक प्रोसेस से हूँ कि इसका कुछ भी अंजाम निकल सकता है। तो बिल्कुल। मैं ना रेसिपी का कोई प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ, ना मैं मसाले मेज़र करके डालता हूँ। तो मुझे होता है कि बस जो एंड पे एक तो खाना बनाना मुझे अब द मोर आई कुक, बहुत एक मुझे एक वो एक जादुई सा एहसास भी होता है उससे, कि आप एक चीज़ें हैं, एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक उनको आप डाल रहे हैं, और वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी शक्ल उसकी एंड पे तैयार होके बिल्कुल। निकल आती है। और फिर एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि क्योंकि जो मेरे वालिदैन थे उनका बहुत फ़ोकस था खाने पे। मतलब वो हम्म, आपकी सेहत से, मेरी सेहत से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन उनका फ़ोकस इस सेंस में था खाने से, कि वो खाने को एक बड़ा एक मुक़द्दस चीज़ समझते थे। हम्म, तो हमारे घर में एक बहुत ही एक डिस्कशन होती थी, क्योंकि हमारे जो दोनों मेरे पेरेंट्स थे, उन दोनों को बहुत ही शौक था कि घर में मेहमान आएँ, मतलब फैमिली या दोस्त वगैरह हम्म, या ऐसा। तो हमारे घर में जब तक मेरे वालिद हयात थे, मेरी नानी थी या मेरे दादा विज़िट कर रहे होते थे जब, तो हमारे घर में 8-10 लोग जो हैं वो तकरीबन रहते होते थे। थे। अच्छा। मतलब रहते थे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और जो भी हम्म, आता था वो खाना खाए बगैर नहीं जाता था। तो मेरे अब्बू को होता था कि जो भी बना हुआ है, बेशक दाल है, सब्ज़ी है, जो भी है, हम्म, आप मेहमानों के आगे रख दो। क्योंकि हम्म, उनको ये लगता था कि जो मेहमान हैं वो अपना रिज़्क खुद लेके आते हैं। तो जो भी हमारे घर मेहमान आ रहा है, एक तो वो वैसे ही उसकी बरकत है मेहमान की, और दूसरा ये कि वो हमारे से कुछ नहीं लेके खा रहा, जो उसका अपना रिज़्क था, वो हम उसको दे रहे हैं। और खाने में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर कभी मैं सिर्फ़ अपने लिए कोई चीज़ बनाऊँ, कि जैसे जब मैं अकेला उधर था हॉस्टल में, या यहाँ सुबह उठूँ तो मैं नाश्ता अपने बना, वो चीज़ कभी अच्छी नहीं बनती, उतनी अच्छी। लेकिन जब मैं दूसरों के लिए खाना बना रहा होता हूँ, तो वो उसमें कभी कोई मिसहैप हो जाएगा, कभी कोई मिसहैप हो जाएगा, लेकिन एंड पे चीज़ काफ़ी अच्छी एक
एक खाने के काबिल चीज बन जाए। और घर में या दोस्तों में मेरे सब खाना बहुत पसंद करते हैं मेरा। और मुझे वही लगता है कि भाई ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं अपने लिए भी ये चीज अच्छी बना सकता। और फिर बिल्कुल। मुझे होता है कि जिन लोगों के लिए मैं खाना बना रहा हूँ उनमें से किसी की किस्मत ऐसी है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये बंदा बुरा खाना ना खाए, और उसको उस बुरे खाने से बचाने के लिए वो मेरा खाना जो है वो अच्छा बनवा देते हैं। और ये चीज इतनी दफा मैंने देखी है सादिया के पूरी रेसिपी धर्म भरम हो गई भी है, कोई कोई क्या हो रहा है खाने में, बट वो एंड में एक इन बिल्कुल पे अच्छा सही बन चीज बन जाता है। जाती है, अच्छा बन जाता है। तो वो मुझे एक खाने से मुझे बड़ा एक कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं सब जो है ना एक में, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स की बहुत ही ख्वाहिश थी कि वो एक किचन खोलना चाहते थे, जहाँ पे लोग बस अच्छा। आएँ और खाना खाएँ और बस मतलब वो इस तरह से ना। तो वो कहीं न कहीं आई थिंक वो मेरे एक चीज़ फिर जब मैंने अपने दोस्तों को देखा कि खाने को कितना एन्जॉय करते थे, और बाहर तो खाना भी मैं इतना बुरा बनाता था, यहाँ तो फिर कोई थोड़ा बेहतर बना दे। मतलब अच्छा। वहाँ तो आधी चीज़ें मिलती नहीं थी, आधे मसाले नहीं मिलते थे, चूल्हे उनके हाँ। अजीबो-गरीब से थे। तो वो एक एक चीज़ का मुझे एहसास होता है कि खाना है या स्टोरीज़ हैं, जो भी चीज़ आप दूसरों के साथ बाँट रहे हैं, वो एक अपने अंदर एक खूबसूरत एक चीज़ तो है, और दूसरा उसमें जितने लोगों के साथ आप वो चीज़ बाँटते जाते हैं, वो उसमें और खूबसूरती का इज़ाफ़ा करते जाते हैं, जो आपके अपने इख्तियार में नहीं होती। आप आपने मेरे ख्याल में जो आखिरी जुमला है उसमें दरिया कूज़े में समो दिया है कि खाने में और स्टोरी टेलिंग में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों को शेयर किया जाता है। और जो उसकी मिसाल के तौर पे बहुत से लोग हैं जो अपने लिए लिखते हैं, लेकिन बहुत से लोग, मेरे ख्याल में आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया को अपनी कहानियां, अपनी नज़में फैलाने का जरिया चुना। अ, बहुत से क्रिएटिव लोगों को, ज्यादातर क्रिएटिव लोगों को खुशी होती है जब उनका काम दूसरों तक पहुंचता है और दूसरे उस काम को देख के या खुश होते हैं या उदास होते हैं, किसी भी तरीके से वो इनको उनकी कोई सेंसेस ट्रिगर करे। और खाने में भी यही चीज मुश्तरक है। इस बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन वाकई आपने जो बात कही इससे सोच का एक नया जाविया खुला है। जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की पॉडकास्ट में आए, इतवार के दिन आए। मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट आज पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि इतवार के दिन आप लोग कुछ देखते नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्ड इतवार के दिन हो रही है। और अपनी वालदा को भी मेरा बहुत बहुत सलाम दीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि टीचर्स को बच्चे याद नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा टीचर्स याद रह जाते हैं। तो मेरा बहुत बहुत उनको सलाम दीजिएगा, और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। इस सिलसिले में हमने बात की दास्तान गोई के बारे में, हमने बात की जिंदगी की छोटी खुशियों के बारे में और खाना बनाने के बारे में। अगर आपके भी इन मौज़ूआत से मुताल्लिक कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।